लेक्चर में हम देखेंगे वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। बेसिकली ये कोर्स मैंने डिज़ाइन किया बिल्कुल उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज नहीं है और वो वर्चुअलाइजेशन की फील्ड में अपना कैरियर इन्हेंस करना चाहते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन की मीनिंग क्या होते हैं? नॉट रियल, कैन नॉट बी टच, यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो रियल नहीं है उसको वर्चुअलाइज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि पैंडेमिक में अभी हम क्या करते थे, अभी हम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करते थे। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के लिए हम क्या यूज़ करते थे? जूम यूज़ करते थे या माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करते थे। तो उसके अंदर आप जैसे नज़र भी आ रहा होगा आपको, ये पार्टिसिपेंट है, ये क्या है, ये अपने होम में है और यहाँ से एक मीटिंग हो रही है, यानी कोई वर्चुअल मीटिंग हो रही है। बेसिकली ना कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है ना कोई अपने ऑफिस में आया है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह की चीज़ को जो कि रियल ना हो लेकिन रियल फीलिंग दे, उसको हम कहते हैं वर्चुअलाइज। तो ये बेसिकली वर्चुअलाइजेशन होती है। इसी तरह अगर कंप्यूटर वर्ल्ड में देखेंगे तो हम क्या करते हैं? हम वर्चुअल कंप्यूटर्स को क्रिएट करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? वर्चुअल डेस्कटॉप्स करते हैं। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम क्या करते हैं? वर्चुअल डेस्कटॉप्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो अभी हम ये देखते हैं किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग देते हैं फिजिकल कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा वर्चुअल से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो। तो लेट सपोज मेरे पास कोई फिजिकल सर्वर है, डेल एचपी का कोई भी सर्वर हो सकता है, वो मैंने परचेज किया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? सेकंड काम होता है मैं उस फिजिकल सर्वर पे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ, लिनक्स, विंडोज़ या मैक, कोई भी हमने इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिया। और लास्टली हम क्या करते हैं? उस पर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई और ERP या SAP की एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हम वो उसको इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद हमारा यूज़र उस एप्लीकेशन को एक्सेस करता है डेटा सेंटर में। अब आप क्या करते हैं? लेट सपोज अब मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं कि आपके पास सपोज जो आपका सर्वर था, बेस सर्वर, उसके ऊपर जो आपकी रैम थी वो थी 16 GB और जो आपका CPU था वो 4 कोर का CPU था। आपने जब ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो उसमें आपका क्या हुआ? 4 GB रैम कंज्यूम हो गई और 1 CPU OS ने कंज्यूम कर लिया। उसके बाद आपने कोई और एप्लीकेशन इस पर इंस्टॉल की, उसने 2 GB रैम कंज्यूम की और 1 CPU यूज कर लिया। तो आप देखें इस तरह आपने टोटल कितने GB रैम यूज किए? 8 GB रैम यूज किए और 2 CPU यूज करें, और अवेलेबल आपके पास कितने? 4 CPU और 16 GB रैम है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो 50% रिसोर्सेज हैं वो यूटिलाइज ही नहीं हुई, यानी आपका सर्वर जो है वो 50% एफिशिएंसी पे चल रहा है, उसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं वो आपने यूज नहीं करी हैं। तो उसको ओवरकम करने के लिए कि हम सारी जो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लें, हम किसकी हेल्प लेते हैं? वर्चुअलाइजेशन की। तो वर्चुअलाइजेशन के केस में क्या होगा? लेट सपोज मेरे पास फिजिकल सर्वर वही होगा, डेल एचपी का जो भी था, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा? अब मैं उसके ऊपर एक वर्चुअलाइज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूंगा, जैसे जिसको हम हाइपरवाइजर कहते हैं, उस सॉफ्टवेयर को। तो मैंने उस पर एक वर्चुअलाइजेशन लेयर को इनेबल कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? अब देखें मैंने अब उस पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया बल्कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लिए। तो अब मेरे पास क्या हुआ? लेट सपोज अब वही मेरी एग्जांपल थी, मेरे पास 4 CPU और 16 GB रैम थी, वो मैंने सारी की सारी एलोकेट कर दी अपनी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर को। तो उसमें भी 16 GB रैम और 4 CPU आ गए। अब मैंने क्या उस वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से मैंने क्या करा? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट कर लिए। जैसे इस पिक्चर के अंदर मैंने कितने करें? 4 ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्रिएट कर लिए और हर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैंने 4 GB रैम और 1 CPU दे दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब मैंने क्या करा है? अपनी जितनी भी मेरे रिसोर्सेज अवेलेबल थी मेरे सर्वर पे, वो मैंने सारी यूटिलाइज कर ली विद दी हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो वर्चुअलाइजेशन का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपकी जो जितनी भी हार्डवेयर आपकी रिसोर्सेज हैं, आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर लेते हैं। आप अंडरस्टैंडिंग द वर्चुअलाइजेशन टर्म, वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल बेसिक इसकी टर्मिनोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। उसमें से सबसे पहले है बेयर मेटल सर्वर। बेयर मेटल सर्वर क्या होता है? अ सर्वर विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी आपने कोई सर्वर परचेज करा और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं किया, तो इस टाइम इसको हम क्या कहेंगे? बेयर मेटल सर्वर। उसके बाद आता है हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या होता है? बेसिकली एक लेयर होती है, जैसे आपको पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा, ये एक लेयर है जो मैंने हार्डवेयर और जो मेरी वर्चुअल मशीन है उनके बीच में मैंने इंस्टॉल कर दी, तो इसको हम कहते हैं हाइपरवाइजर। तो बेसिकली ये आपकी एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है। उसके बाद होती है VMs या वर्चुअल मशीन को हम क्या कहते हैं कि ये जो भी जो आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट किए हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरवाइजर, तो उसको हम VMs कहते हैं, या VMs के कुछ और नाम दिए, जैसे हम उसको गैस ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये कहते हैं या गैस इंस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब लेट सपोज आपके डेटा सेंटर के अंदर एक सर्वर तो होता नहीं है, जैसे मेरे पास भी जो है वो 20+ सर्वर्स हैं। तो उन 20+ सर्वर्स को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? कोई सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसकी हेल्प से हम सारे सर्वर्स को एक साथ यूज कर सकें।
तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्चुअलाइजेशन मैनेजर। अब वर्चुअलाइजेशन मैनेजर के मुख्तलिफ नाम होते हैं, जैसे मैं VMware यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर हम इसको हम कहते हैं vCenter। ऑरिकल में इस वर्चुअल मैनेजर को हम कहते हैं VM मैनेजर। बेसिकली इससे हम क्या करते हैं, सारी अपना जितना वर्चुअलाइज एनवायरनमेंट है उसको मैनेज करते हैं। ये मैं इसी सीरीज़ के अंदर आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल मशीनें इसमें किस तरह से मैनेज करते हैं। उसके बाद होता है VDIs क्या होता है, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आप किसी बैंक में गए हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में गए हो तो उनके पास जो टर्मिनल लगे होते हैं उनको कहते हैं डम टर्मिनल। यानी क्या होता है, खाली उसमें कीबोर्ड माउस लगा होता है और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसमें हार्ड ड्राइव होती ही नहीं है। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ से इंस्टॉल होता है, सर्वर पे होता है। उस सर्वर पे इस तरह का जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम कहते हैं VDIs, यानी वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपको VDIs का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद होता है P2V कन्वर्जन। बेसिकली होता है क्या है, लेकिन जैसे मैं भी किसी कंपनी में जाता हूँ तो वहाँ पे फिजिकल सर्वर होते हैं। उन फिजिकल सर्वर को, जैसे ये मेरे पास 4 फिजिकल सर्वर हैं, उन फिजिकल सर्वर को मैं क्या करता हूँ, वर्चुअल सर्वर में कन्वर्ट करता हूँ। और फिर मैं उनको किसी एक सर्वर पे या एक से ज़्यादा सर्वर पे उनको वर्चुअल मशीनें बना लेता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ माइग्रेशन करनी पड़ेगी। उस माइग्रेशन को हम कहते हैं फिजिकल टू वर्चुअल कन्वर्जन या माइग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में करते हैं उसको P2V। इसी तरह एक होता है V2V का मतलब होता है वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेशन। इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक आपका सर्वर है जो कि आपका VMware पे बने हैं और आपको अब जाना है माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, यानी आपको प्लेटफॉर्म चेंज करना है। अभी भी यहाँ वर्चुअल मशीन है और माइग्रेट होने के बाद भी वर्चुअल मशीन ही रहेंगी। तो इस तरह की माइग्रेशन को हम क्या कहते हैं, V2V या वर्चुअल टू वर्चुअल माइग्रेशन। अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं वर्चुअलाइजेशन के एडवांटेज क्या होते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसका कॉस्ट। लेट्स सपोज आपके पास जो थे वो 10 सर्वर्स थे, आपने क्या करा, वो सारे 10 सर्वर्स को वर्चुअलाइज करा एक सर्वर पे। यानी वो अब भी आपके पास जो है वो सारी सर्वर्स उतने ही होंगे, लेकिन जो फिजिकल सर्वर है वो आपके कम हो जाएंगे। तो आपके पास अगर 10 है तो आपके 9 सर्वर की कॉस्ट सेव हो जाएगी। दूसरा क्या होता है, रियल एस्टेट। जैसे पहले मेरे पास जो था वो 25 रैक्स थे, अब मेरे पास क्या होगा, 3 रैक्स पे मेरा डेटा सेंटर श्रिंक हो गया। तो इसका मतलब है मेरे पास स्पेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरी बहुत ज़्यादा रियल एस्टेट की भी सेविंग हो गई। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिसिटी। लेट्स सपोज आपके पास 100 फिजिकल सर्वर चल रहे हैं और उनको आपने कंसोलिडेटेड करके 10 सर्वर पर लिया है, तो आप 90% अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद होता है ईज ऑफ मैनेजमेंट। ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब वर्चुअलाइजेशन नहीं थी उस वक्त मैं जब जॉब करता था तो अगर मुझे किसी सर्वर को एक्सेस करना होता था तो मुझे कीबोर्ड माउस उसके साथ अलग लगाना पड़ता था, स्क्रीन अलग अटैच करनी पड़ती थी, तो ये बड़ा हेडेक होता था। अब क्या होता है, मेरे पास सिंपल मेरे पास एक ही मैनेजमेंट कंसोल है, उससे मैं सारे अपने सर्वर को सिंगल कंसोल से एक्सेस कर लेता हूँ। उसके बाद होता है रिडंडेंसी। ये भी बहुत अच्छा इसका फीचर है। इसमें होता ये है कि अगर लेट सपोज आपका कोई पहले फिजिकल कोई सर्वर डाउन हो जाता था तो हमें जाके क्या करना पड़ता था, उसको पावर ऑफ करनी पड़ती थी और उसमें चेक करना पड़ता था कि वो हार्डवेयर फेलियर है, रैम है, हार्ड ड्राइव है या कुछ भी है। फिर उसको हमें रिप्लेस करके दोबारा उसको ऑफ करना था, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। अब इसमें क्या होता है, लेसर डाउन टाइम होता है, क्योंकि अगर आपका कोई एक फिजिकल सर्वर डाउन भी होता है तो आपके पास क्या होती है, आप उस वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर को किसी और दूसरे सर्वर से रन कर लेते हैं। हार्डली ये जो होता है मेरा ख्याल लेस देन 1 मिनट के अंदर ये काम हो जाता है, ऑटोमेटिक भी हो जाता है। हम देखेंगे किस तरह से। उसके बाद होता है फास्टर डिप्लॉयमेंट ऑफ मशीन। तो इसके अंदर क्या होता था कि पहले अगर आप कोई फिजिकल मशीन या सर्वर लेते थे तो उसमें पहले आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर उसके बाद एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती थी, फिर डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता था। अब क्या हो गया, नए इन्वायरमेंट के अंदर आपके क्या पास बनता है, एक टेम्पलेट बनती है। टेम्पलेट क्या होती है, एक मास्टर कॉपी होती है आपके सर्वर की। आप उससे क्या कर सकते हैं, विद इन दी 10 सेकेंड के अंदर दूसरा एक सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। यानी जो काम पहले आप आवर्स में करते थे अब वो सेकंड्स में हो जाता है, और ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से होता है। उसके बाद होता है रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अब रिसोर्स अवेलेबिलिटी का भी एक बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था। फॉर एग्जांपल पहले मेरे साथ ये होता था कि मेरा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आता था, कहता था कि यार मुझे पास रिक्वायरमेंट है हार्ड ड्राइव की, मतलब मुझे स्टोरेज चाहिए, अभी मेरी 4 TB है, मुझे 8 TB दे दो। तो उस केस के अंदर हमें सर्वर को डाउन करना पड़ता था, नई हार्ड ड्राइव परचेज करनी पड़ती थी और फिर उसको हमें इंस्टॉल करना होता था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रन टाइम के ऊपर उसकी मशीन को राइट क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ, और उस वर्चुअल मशीन को जितनी मुझे रिसोर्सेज देनी है, रैम बढ़ानी है या CPU बढ़ाना है या उसकी हार्ड ड्राइव बढ़ानी है, तो वो हम इजीली रन टाइम पे उसको एलोकेट कर सकते हैं। ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम करते हैं। उसके बाद होता है बेटर टेस्टिंग एंड परफॉर्मेंस। ये इसमें बहुत ही अच्छा फीचर होता है जिसको हम कहते हैं स्नैपशॉट फीचर। बेसिकली ये फीचर क्या करता है कि आपने कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, उसके बाद आपको रिवर्ट करनी है वो सारी टेस्टिंग, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी मशीन को वापस अपनी ओल्ड स्टेट पे लेकर आ सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। तो ये सारे फीचर्स हम अभी डिटेल में देखेंगे, अभी तो खाली मैं आपको उसके एडवांटेजेस बता रहा हूँ।
उसके बाद होता है लाइसेंसिंग की। पहले जब मैंने लाइसेंस लिए थे, लाइक सपोज मेरे पास 20 सर्वर्स थे, तो मुझे 20 लाइसेंस लेने पड़ते थे। अब मुझे क्या करना पड़ता है, अब मुझे 20 लाइसेंस नहीं लेने पड़ते, बल्कि मेरे जो सर्वर में जितने भी सॉकेट्स होते हैं या जितने भी CPU मेरे इंस्टॉल हैं, मैं खाली उनके लाइसेंस